हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेल से संबंधित कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में है उनके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक बने रहना स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक सेल। यहां पर इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, सबसे पहले मैं इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा। इसकी एक डेफिनेशन बनाए अपन, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है अथवा परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। उस इलेक्ट्रिकल युक्ति को अपन क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। स्टूडेंट अपन देखें तो यहाँ पर जो विद्युत सेल होता है वो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा के संचय की एक युक्ति है। सेल जो होता है वो क्या है, एक रासायनिक संचय की युक्ति है, रासायनिक ऊर्जा के संचय की युक्ति है, ना कि सेल यहाँ पर किसी आवेश के संचय की युक्ति है। यह आवेश या इलेक्ट्रॉनों के संचय की युक्ति ना होके क्या होगी, सेल एक रासायनिक ऊर्जा के संचय की युक्ति कही जा सकती है। जब इसको अपन किसी विद्युत परिपथ में प्रयोग में लेते हैं तो ये जो विद्युत सेल है ये अपनी रासायनिक ऊर्जा को उस विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस आधार पर सेल की डेफिनेशन और बनती है क्या, देखो, सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे भी अपन सेल कह सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहले अपन सेल की डेफिनेशन अपन देख रहे थे, तो मैं सबसे पहले इसको परिभाषित करना चाहूंगा। देखो यहां पर इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले टॉपिक के रूप में अपन ले रहे हैं स्टूडेंट क्या, सेल। क्योंकि आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेल क्या है मैं इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा। तो यहां पर सेल डेफिनेशन देखो स्टूडेंट ध्यान से, सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है। अर्थात परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। तो यहां पर सेल की डेफिनेशन अपन ने क्या दी स्टूडेंट, सेल की डेफिनेशन है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है, अर्थात परिपथ में धारा के मान को बनाए रखती है, धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। उस युक्ति को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत सेल कह रहे हैं स्टूडेंट। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दी थी अपन ने, क्या थी इसकी दूसरी डेफिनेशन, क्या दी है स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन भी देख लो। सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे सेल कहते हैं। स्टूडेंट इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी होगी, क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी? सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि रासायनिक ऊर्जा के संचय की एक युक्ति है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उस युक्ति को अपन क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर सेल ऊर्जा संचय की युक्ति है। क्या है? सेल ऊर्जा संचय की युक्ति है। इस चीज को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। सेल ऊर्जा संचय की एक युक्ति है, ना कि आवेश या इलेक्ट्रॉन के संचय की युक्ति। किसकी युक्ति है? केवल ऊर्जा संचय करती है अपने आप में। जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो परिपथ में पहले से मौजूद होते हैं। केवल उन इलेक्ट्रॉनों को या आवेशों को सेल अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वो परिपथ में प्रवाहित होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर एक ऊर्जा संचय की युक्ति है, इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट। क्लियर है चीज? तो यहां पर सेल की जो एक आसान डेफिनेशन है, सीधी सी भाषा में अपन कहे कि सेल होता क्या है, दिमाग में सबसे पहले तो सेल होता क्या है, तो सीधी सी भाषा में कहे सेल परिपथ में ऊर्जा के नियत मान को बनाए रखता है, अथवा सेल परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? अब यहां पर सेल की आगे और अपन बात करें तो सेल में स्टूडेंट दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या है? सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी भी धातु के हो सकते हैं। सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। समझ गए? कोई भी सेल होगा, उस सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड होंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे हुए रहते हैं। क्या है इसमें की चीज? ये इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे होते हैं। ठीक है? ये इलेक्ट्रोड क्या है? विलयन में डूबे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ गए? कोई भी सेल होगा, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे। क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रोड है वो एक विलयन में क्या रहेंगे? डूबे हुए रहेंगे, जिस विलयन को अपन क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इसे अपन बोलते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन के अंतर्गत ये दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहते हैं। समझ गए? इनमें से एक इलेक्ट्रोड, अगली चीज और क्या रहेगी? इनमें से एक इलेक्ट्रोड क्या होगा? धनावेशित, जबकि दूसरा क्या होगा? ऋणावेशित होता। जो भी दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड अपन ने कहे हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रोड क्या रहेगा स्टूडेंट? धनावेशित होगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड उसमें क्या होगा? ऋणावेशित होगा। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है? पॉजिटिव को एनोड कहते
कह सकते हैं, और जो नेगेटिव होगा उस नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को अपन कैथोड और एनोड के नाम से जान रहे हैं स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? देखो यहां पर मैं इस चीज को एक डायग्राम के रूप में आपको समझाना चाहूंगा स्टूडेंट। सेल में दो इलेक्ट्रोड मैंने बताए हैं, इधर देखो, एक प्लास्टिक या कांच का पात्र है जिसमें मतलब सेल का बाहरी आवरण होता है, उस आवरण में क्या भरा होता है, क्या भरा होता है स्टूडेंट? इस आवरण में क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भरा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में इस पात्र में भरा जा सकता है। सही है। अब यहां पर इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, धातु की दो छड़ें होंगी जो इस विलयन में डूबी हुई रहेगी। समझ गए? दो धातु की छड़ें होंगी जो इस विलयन में डूबी हुई रहेगी। इसमें से एक छड़ पॉजिटिव और दूसरी छड़ नेगेटिव होगी। जो छड़ पॉजिटिव होगी उसे अपन क्या कहेंगे? एनोड, और जो छड़ नेगेटिव होगी उसे क्या कहेंगे अपन? कैथोड। सही है। कोई भी सेल होगा, उस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड होंगे धातु के, धनावेशित और ऋणावेशित दो धातु के यहां पर इनमें छड़े होंगे जिन्हें अपन क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोड कह रहे हैं स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर इस सेल को यदि अपन किसी बाह्य परिपथ में संयोजित करते हैं, सेल को यदि अपन किसी बाह्य परिपथ में संयोजित कर रहे हैं तो उस अवस्था में क्या होगा? मान लो यहां पर इसके ये दो टर्मिनल ले लिए अपन ने सेल के, और इन दोनों टर्मिनलों से अपन क्या कर रहे हैं? एक बाह्य परिपथ में मान लो एक बल्ब को इससे संयोजित किया जा रहा है। जब बल्ब को इससे संयोजित करेंगे, एक कुंजी इसके साथ जुड़ी हुई है, जब कुंजी को बंद करते हैं तो क्या होगा? कुंजी को बंद करने पर इसमें से धारा प्रवाहित होगी। इस सेल के धनात्मक टर्मिनल से निकलकर ऋणात्मक टर्मिनल की ओर क्या होगा? इसमें से धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पर जब इस सेल को परिपथ में जोड़ रहे हैं तो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। जब तक ये परिपथ में जुड़ा हुआ है तब तक ये परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखेगा, या फिर इन दोनों बिंदुओं, परिपथ के इन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर को निरंतर बनाए रखेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। एक नियत मान की धारा का प्रवाह इस परिपथ में करवाएगा। तो इस युक्ति को अपन क्या कह रहे हैं? विद्युत सेल। सेल इस युक्ति को अपन कह सकते हैं स्टूडेंट। तो सेल यहां पर इस रूप में अपन ने दिया है। परिपथ के अंतर्गत देखें तो सेल का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टर्मिनल। परिपथ में यदि अपने को इस सेल को दर्शाना है, इस सेल का परिवर्तित रूप अपने को यदि लेना है, किसमें? दर्शाना यदि अपने को इस सेल को परिपथ में, तो उस अवस्था में यहां पर क्या करेंगे? इसके टर्मिनल इस प्रकार रहेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन के रूप में। जो लाइन यहां पर इसमें बड़ी रहेगी वो एक धनावेशित इलेक्ट्रोड को व्यक्त कर रही है, जो लाइन छोटी रहेगी वो इसके ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर है? यहां तक सेल का बात हुई। अब यहां पर सेल के अंतर्गत सेल बहुत से प्रकार के होते हैं, तो मैं सीधी सी भाषा में थोड़ा सा आपको और इसके प्रकारों के बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल की यदि अपन बात करें स्टूडेंट, तो सेल दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंड है सेकेंडरी सेल। सेल के ये दो प्रकार है, सीधी सी भाषा में समझ लो यहां पर थोड़ा सा। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल,
प्रैक्टिकल लैब में भी आप इनके बारे में कुछ डिटेल जानना चाहोगे स्टूडेंट, जान सकते हो, वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल बुक में भी इनकी विस्तृत जानकारी वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ले लो, क्या है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होगा, जिन्हें बार बार दोबारा देखो क्या है, प्राइमरी सेल क्या होगा, जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जिन सेलों को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता उन्हें अपन क्या करें, प्राइमरी सेल। और द्वितीयक सेल की बात करें, प्राइमरी प्राथमिक सेल, सेकेंडरी द्वितीयक सेल। तो यहां पर प्राथमिक सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, उन्हें अपन द्वितीयक सेल कह सकते हैं। क्योंकि द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय होती है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसी रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। इन्हें बार बार आवेशित कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। प्राइमरी सेल की अपन बात करें तो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल यहां पर प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल के रूप में यहां पर देखें तो डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, और शुष्क सेल, ये क्या है, प्राइमरी सेल है स्टूडेंट। प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल जिन्हें अपन दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उदाहरण के तौर पर दर्शाया यहां पर डैनियल सेल, क्या है डैनियल सेल, लेक्लांची सेल और शुष्क सेल है, उन्हें अपन प्राइमरी सेल कहते हैं। लेकिन यहां पर यदि अपन द्वितीयक सेल की बात करें स्टूडेंट तो द्वितीयक सेल के रूप में देख लो यहां पर सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये प्राथमिक सेल के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक सेल के दो प्रकार, इलेक्ट्रिक सेल है उसके दो प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहां पर इस क्लास के पहले टॉपिक के रूप में अपन ने पढ़ा है सेल होता क्या है, इस चीज को डिफाइन किया है मैंने। यहां पर सेल के बारे में जो जानकारी है वो यहां पर आपको इस रूप में प्राप्त हो सकती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपन सेल के अगले टॉपिक के रूप में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर कि सेल होता क्या है, ये चीज यहां पर क्लियर हो रही है कि सेल क्या है, समझ गए। अब यहां पर सेल के रूप में अपन आगे परिभाषाओं को समझने वाले हैं। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, उनके बारे में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो यहां पर आगे अपन बढ़ रहे हैं, तो मैं इसका कुछ भाग यहां से मिटा रहा हूं देखो, और आगे अपन ये परिपथ ऐसे कैसे रख रहा हूं। इसी परिपथ की सहायता से आगे अपन सेल की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल की डेफिनेशन ये थी स्टूडेंट अपनी। अब देखो यहाँ पर सेल की बाकी डेफिनेशंस के बारे में, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा, ये होती क्या है, इन चीजों को मैं समझाता हूं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए अपन, तो मान लो अपन जब भी कोई सेल बनाते हैं तो उस सेल का एक निर्धारित वोल्टेज है वो निर्धारित करते हैं अपन। ठीक है, जब भी अपन सेल बना रहे हैं दिमाग में रहता है कि ये सेल कितने वोल्टेज परिपथ में प्रदान करेगा, उसका निर्धारण पहले से कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपने को
50 वोल्ट का क्या बनाना है, सेल बनाना है। ठीक है, 50 वोल्ट का अपन ने सेल बनाया है और उस सेल को परिपथ में काम में लिया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर मान लो ये सेल है वो कितना है, 50 वोल्ट का है। इस 50 वोल्ट के सेल को परिपथ में काम में लिया जा रहा है। क्लियर है? तो उस अवस्था में यहां पर इसको परिपथ में जोड़ते हैं, तो परिपथ में जोड़ने पर ये बल्ब इससे जुड़ा हुआ है, तो ये बल्ब में 50 वोल्ट प्रदान करेगा। क्या पूरा का पूरा 50 वोल्ट है वो इस बल्ब में प्रदान कर पाएगा? इसकी जांच करनी है तो अपन वोल्टमीटर की सहायता से इस बल्ब के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का मापन कर सकते हैं। जब अपन वोल्टमीटर की सहायता से इस विभवांतर का मापन करते हैं तो ये अपने को पूरा 50 वोल्ट नहीं मिल पाता। मान लो 45 वोल्ट, उदाहरण ले रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पर अपन ने माना है। जब इस बल्ब को काम में लेते हैं अपन, बल्ब से के सिरों पर विभवांतर का मापन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 45 वोल्ट। 50 वोल्ट का जो सेल बनाया था उसमें 45 वोल्ट की वोल्टमीटर की सहायता से अपन ने इसके सिरों का विभवांतर का मापन कर लिया, तो क्या मिल रहा है, 45 वोल्ट ही अपने को प्राप्त हो रहा है। अब ये बाकी 5 वोल्ट कहां गया स्टूडेंट? इस चीज की बात करें यहां पर तो बाकी 5 वोल्ट देखो, सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है तो यहां पर सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। और जब ये धारा यहां पर इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रोड के द्वारा यहां पर विद्युत अपघटनी विलयन में आती है, तो इस विद्युत अपघटनी विलयन में भी इसके धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इस विलयन के अंदर भी धनात्मक से धनात्मक सिरे की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। आंतरिक सेल के अंदर धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। और बाह्य परिपथ की अपन बात करें तो बाह्य परिपथ में धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। सेल के अंदर क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। मतलब यहां पर वही जो धारा आई है, ये धारा आई यहां पर भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहां पर यह विद्युत अपघटनी विलयन है। इस विद्युत अपघटनी विलयन का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा और उस प्रतिरोध के कारण ही यहां पर 50 में से जो 5 वोल्ट गायब हो गया, वो 5 वोल्ट यहीं पर रह जाता है। उस विभव की जो हानि है वो विभव हानि यहां पर इस विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर ही हो जाती है। समझ गए? तो 5 और 45 50 वोल्ट का जो सेल बनाया था अपन ने, वो 50 वोल्ट अपने को फिर से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहां पर 5 वोल्ट सेल के अंदर ही रह गया। सेल का जो विद्युत अपघटनी विलयन है, उस विलयन के अंदर ही उस विभव का पतन हो गया, वहां पर सेल के उस विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध के कारण। समझ गए? इसका मतलब यहां पर भी इन सिरों के बीच में विभवांतर होगा ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, यहां पर भी होगा ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, यहां पर भी होगा। क्लियर? बाह्य परिपथ में V बराबर IR, आंतरिक परिपथ है उसमें V बराबर IR के रूप में अपने को विभवांतर का मान प्राप्त होगा। तो यहां पर 45 और 5 50 वोल्ट का जो सेल अपन लिया था, बनाते वक्त अपन ने ये निर्धारित किया था कि ये सेल 50 वोल्ट का अपन ने बनाया है, और जब 50 वोल्ट के सेल का परिपथ में उपयोग कर रहे हैं तो परिपथ में यहां पर धारा के विभवांतर के मान में कमी आ रही है। 45 वोल्ट ही अपने को यहां पर बाह्य परिपथ में प्राप्त हो रहा है, बाकी 5 वोल्ट यहां पर सेल के अंदर ही गायब हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर इसकी अपन बात करें कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो वो इसी एग्जांपल से समझ लो। यहां पर सीधी सी बात में कि यहां पर ये जो 50 वोल्ट है वो क्या है, विद्युत वाहक बल। ये 50 वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल। ये 45 वोल्ट है, ये क्या है,
टर्मिनल वोल्टता, सही है। और यहां पर इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध R, जिसे अपन आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं, जिसका विभवांतर यहां पर 5 वोल्ट अपने को प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अपन ने माना, यहां पर एग्जांपल लिया एक तौर से अपन ने कि यहां पर ये 50 वोल्ट का सेल लिया, जिसको परिपथ में काम में लेने पर अपन देखें तो जब बल्ब के सिरों पर अपन ने विभवांतर का मापन किया वोल्टमीटर की सहायता से, तो 45 वोल्ट ही अपने को प्राप्त हुआ। मतलब 5 वोल्ट है वो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा प्राप्त कर लिया, सॉरी ले लिया गया, बाकी 45 वोल्ट उसको मिल रहा है। 5 ये 45 50 वोल्ट फिर से अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर इन तीनों की मैं डेफिनेशन यहां पर लिखना चाहूंगा। क्या है? सबसे पहले विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है, इस चीज को मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के रूप में। तो यहां पर 50 वोल्ट क्या था? जब सेल परिपथ में नहीं जुड़ा था, जब सेल खुले परिपथ में था, जब सेल परिपथ से नहीं जुड़ा हुआ था, तो उस अवस्था में सेल के सिरों का क्या है? विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, इससे अपन क्या करें? विद्युत वाहक बल। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूंगा, क्या है? जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे कोई धारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य के का विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। पहली डेफिनेशन यहां पर, विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस विद्युत वाहक बल को अपन E से प्रदर्शित करें स्टूडेंट, E, ये E का बिगड़ा हुआ रूप इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। E से इसे अपन यहां पर प्रदर्शित करेंगे, सही है। दूसरी डेफिनेशन यहां पर, मतलब यहां पर 50 वोल्ट का सेल अपन ने बनाया था, तो जब बनाया था उस समय उसके जो विद्युत वाहक, जो टर्मिनल वोल्टा है, तो इसके सिरों का जो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है, उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब बात करें अपन आगे दूसरी परिभाषा टर्मिनल वोल्टा। टर्मिनल वोल्टता क्या है? इसको और देखो, टर्मिनल वोल्टता क्या है, सही है। तो यहां पर टर्मिनल वोल्टता देखो, जब सेल इस परिपथ में जुड़ा हुआ है, सेल इस परिपथ में जुड़ा हुआ है, इस स्थिति में यहां पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या कहला रहा है? सेल का, मतलब 45 वोल्ट यहां पर क्या है? इस स्थिति में जब सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? टर्मिनल वोल्टता कह रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देख लो, उसी प्रकार क्या रहेगी? जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात
इससे धारा प्राप्त की जाती है। तो धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। मतलब यहां पर जब सेल बंद परिपथ में होता है, यहां पर क्या था? सेल खुले परिपथ में था। यहां पर क्या है? सेल बंद परिपथ में होता है। सेल बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है, एक बल्ब से यहां पर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर अर्थात यहां पर धारा प्राप्त की जाती है। यहां पर क्या था? धारा प्राप्त नहीं की जाती है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहला रहा है? यहां पर तो कहला रहा है विद्युत वाहक बल, और यहां पर क्या कहला रहा है? टर्मिनल वोल्टता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है? दोनों यहां पर वोल्टता के मान को दर्शा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो सीधी सी बात है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों की वोल्टता को विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके सिरों की वोल्टता को टर्मिनल वोल्टता कह रहे हैं। टर्मिनल वोल्टता को अपन कैपिटल V से यहां पर V व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट, V से इसे व्यक्त करेंगे। यहां पर इसे E से व्यक्त कर रहे हैं, इसे V से व्यक्त कर रहे हैं। सही स्टूडेंट? तो यहां पर टर्मिनल वोल्टता 45 वोल्ट यहां पर इसकी टर्मिनल वोल्टता को व्यक्त कर रहे हैं। अब यहां पर बात करें अपन आंतरिक प्रतिरोध, सबकी डेफिनेशन समझ में आ रही होगी स्टूडेंट? आंतरिक प्रतिरोध क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन, आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहां पर जब धारा सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है तो यहां पर जो 5 वोल्ट विभवांतर है वो कम हो गया। 5 वोल्ट विभवांतर यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, धारा I इससे प्रवाहित हो रही है, V अपने को 5 वोल्ट मिला, तो जिसका मतलब कुछ ना कुछ प्रतिरोध यहां पर रहेगा, और प्रतिरोध क्या कहला रहा है? आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी डेफिनेशन, सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध अपन स्मॉल r से व्यक्त करें तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, सेल के अंदर धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे अपन स्मॉल r से व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल r से इसे व्यक्त किया जा रहा है आंतरिक प्रतिरोध को। तो क्या है आंतरिक प्रतिरोध? सेल के अंदर धारा के मार्ग में जब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न जो रुकावट है, उत्पन्न रुकावट को अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यहां पर सेल के अंदर, ऐसे नहीं कि बाहर, धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसी रुकावट को क्या कह रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर इसे
बल्ब के द्वारा भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वो ये बाह्य प्रतिरोध होगा। लेकिन यहां पर ये इसका स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर कैपिटल आर इसका मान लिया जाए तो इसका बाह्य प्रतिरोध होगा। यहां समझ गए? तो यहां पर जो डेफिनेशन थी कि सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इन डेफिनेशंस को स्टूडेंट आपने कुछ हद तक अपने दिमाग में चित्र बैठाया होगा। बहुत ही सटीक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर इनको दर्शाया है। यहाँ पर अब मैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ आपको जानकारी और देना चाहूंगा कि आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो किस पर निर्भर करने वाला है। तो शॉर्ट में यहाँ पर मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आर, वो अनुक्रमानुपाती होता है CID बटे हुए AT के रूप में। ये केवल याद रखने का फॉर्मूला है, समझ गए? याद रखने का फॉर्मूला है। यहां पर ये R निर्भर करता है CID अपॉन AT के रूप में। तो यहां पर इसे अपन समझ सकते हैं R समानुपाती है किसके, विलयन की सांद्रता C, पहली चीज। दूसरी चीज R समानुपाती है किसके, I के, प्रवाहित धारा I की। तीसरी चीज R समानुपाती है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी d की। चौथी चीज R व्युत्क्रमानुपाती है इलेक्ट्रोडों के विलयन में डूबे भाग A पर। और पांचवी चीज है कि R व्युत्क्रमानुपाती है विलयन का ताप। मतलब यहां पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इस विद्युत अपघट्य विलयन की प्रकृति, उसके ताप और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, साथ ही परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पर भी इसका मान निर्भर करेगा। धारा जितनी अधिक होगी इस प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। फिर इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी, क्योंकि यहां पर विलयन में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इस दूरी पर भी इस आंतरिक प्रतिरोध का मान निर्भर करेगा। दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा, विलयन में डूबे हुए इन इलेक्ट्रोडों के भाग के क्षेत्रफल पर, अपन ने यहाँ पर विद्युत अपघट्य विलयन लिया है, इस विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोड का कितना भाग डूबा हुआ है उस भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है वो चीज यहाँ पर क्लियर हुई स्टूडेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर सभी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने दर्शाई है। अब यहाँ पर मैं कुछ आगे और इनकी समीकरण यहाँ पर दर्शाना चाहूंगा, तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पर लीजिए। सटीक परिभाषाएं मैंने यहाँ पर दर्शाई है। अब देखो यहाँ पर इनके समीकरण क्या होंगे, उन समीकरणों को यहाँ पर मैं दर्शाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर देख लो, मैं इसी में थोड़ा यहाँ पर रब कर रहा हूँ कुछ भाग, और इसी भाग में मैं देखो यहाँ इनकी डेफिनेशन। जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों का टर्मिनल वोल्टता क्या रहेगी, विद्युत वाहक बल के रूप में, जिसे अपन E से व्यक्त करें। सही है स्टूडेंट। इस परिपथ को मैं एक नए परिपथ के रूप में परिवर्तित करना चाहूंगा। इस तरफ देखो स्टूडेंट, इसी परिपथ को मैं बदल रहा हूं। मैंने एक सेल लिया है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसे बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है।
से बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस स्थिति में यहां पर ये जो है वो क्या है स्टूडेंट, एक सेल को दर्शा रहा है। R इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। जब यहां पर इस परिपथ की अपन बात करेंगे तो इस परिपथ में धारा I का प्रवाह होगा, तो यहां पर इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता V बराबर I है। यही धारा जब यहां पर आती है तो यहां पर धारा I आएगी, तो यहां पर भी इस प्रतिरोध की वोल्टता V बराबर IR ओम के नियम के अनुसार। और यहां पर इस सेल को जब प्रारंभ में लिया गया तो इसकी टर्मिनल वोल्टता, इसके सिरों का विभवांतर कितना लिया अपन ने, विद्युत वाहक बल के रूप में E लिया अपन ने। तो यहां पर कहने का मतलब ये क्या था, 45 वोल्ट, ये क्या है 5 वोल्ट, और ये कितना लिया था अपन ने 50 वोल्ट। सही है। तो यहां पर E बराबर मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, E बराबर लिख सकता हूं मैं IR प्लस I स्मॉल r। क्लियर। अब यहां पर कैपिटल IR टर्मिनल वोल्टता है जिसको अपन ने क्या लिया था, कैपिटल V लिया था, तो मैं इसको क्या लिखता हूं V बराबर E बराबर V प्लस IR लिख सकता हूं। तो यहां पर टर्मिनल वोल्टता अपने क्या मिल गई, V बराबर E माइनस IR। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता है सेल की। सेल की टर्मिनल वोल्टता का समीकरण एक इंपॉर्टेंट समीकरण है यहां पर स्टूडेंट, क्या है V बराबर E माइनस IR, सेल की टर्मिनल वोल्टता को व्यक्त कर रहा है। समझ गए। सेल से प्रवाहित होने वाली धारा यदि अपने को चाहिए तो सेल से प्रवाहित होने वाली धारा इसी समीकरण से I को यदि कॉमन ले लिया जाए तो R प्लस R बराबर क्या है E, और I बराबर क्या मिल रहा है E बटे R प्लस R। ये भी एक इंपॉर्टेंट समीकरण है। जब सेल को परिपथ में प्रयोग में लिया जा रहा है तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर E, उसकी कुल वोल्टता बटे में उसका कुल प्रतिरोध R प्लस R। मतलब यहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बाह्य परिपथ से, बाह्य प्रतिरोध से, तो ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, तो R प्लस R यहां पर कुल प्रतिरोध हुआ उसका। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टता स्टूडेंट V बराबर E प्लस IR भी हो सकती है। कब है ये, तो कब होगी, जब सेल को यूज में लिया जा रहा है, जब सेल से धारा प्राप्त की जा रही है, धारा प्राप्त की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस IR होगी। और ये कब रहेगी, जब सेल को चार्ज किया जा रहा है। जब सेल को चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस IR के रूप में अपने को प्राप्त होगी स्टूडेंट। तो यहां पर टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल क्या था, E बराबर V प्लस IR, टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या है E माइनस IR के रूप में। अब आंतरिक प्रतिरोध भी देख लो यहां पर स्टूडेंट, क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध यहां से क्या निकाले अपन, यहां से देखो IR बराबर E माइनस V, तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस V बटे में I। लेकिन अपन जानते हैं टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या था IR, तो यहां से I बराबर V बटे में R, ये चीज देख सकते हैं यहां पर। तो R बराबर क्या मिल जाएगा E माइनस V बटे में V इंटू R। तो इस समीकरण से सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण अपने को मिल रहे हैं। टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस IR, जब सेल से धारा ली जा रही है, जब सेल को चार्ज किया जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस IR होगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I, कुल वोल्टता E बटे में कुल प्रतिरोध R प्लस R यहाँ पर
तो स्टूडेंट यहाँ पर ये था आज का टॉपिक, सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई अपने डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।